हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जैसा कि लिमिटिंग रिएजेंट को आज हम इस एपिसोड में पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना जा रहा हूं। लास्ट एपिसोड्स तक हमने ये समझ लिया है कि जो तुल्यांकी विधि और मोल विधि है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ जाती है तो कैसे हम मोल विधि या तुल्यांकी विधि को हम फॉलो कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर सीमांत अभिकर्मक बोल लीजिए, सीमांत अभिकारक बोल लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए, ये जो रिएजेंट या रिएक्टेंट है, ये कोई अलग से हम किसी अभिक्रिया में नहीं मिलाते। ये तो जितने भी अभिकर्मक या अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, जो प्रारंभिक अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, उनमें से कोई एक ऐसा रिएक्टेंट या अभिकारक या अभिकर्मक होगा जो कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो देखिए, मैंने परिभाषा में लिखा है कि वह अभिकर्मक अथवा अभिकारक जो कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में पूर्णतः खत्म या कंज्यूम हो जाता है। और जैसे ही ये पूर्णतः खत्म होगा, कंज्यूम होगा, तो अभिक्रिया तो तुरंत वहीं रुक जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो रिएजेंट्स थे, रिएक्टेंट्स थे, उनके साथ एक दूसरे की अभिक्रिया से ही तो रिएक्शन आगे बढ़ रही थी। तो अगर एक खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन तो फुल स्टॉप, रुक गई। तो हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, वह अभिकर्मक जो कि उत्पाद के अमाउंट को निर्धारित करता है, उत्पाद के अमाउंट को निर्धारित करता है। और ये जो अमाउंट है ना बच्चों, अमाउंट को निर्धारित करता है, ये न्यूनतम अमाउंट है, न्यूनतम अमाउंट। ये न्यूनतम का क्या मतलब है, मैं आपको अभी उदाहरण से समझाऊंगा। अब ये आप कैसे पहचानते हो कि किसी भी अभिक्रिया में, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, अभिक्रिया लिखी थी, लेकिन वहां मैंने आपको कहीं पर भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बताया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसी अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं? तो सुनिए, अगर एक अभिक्रिया है जिसमें एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए बोला जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट फिक्स है और प्रोडक्ट फिक्स है, तो इसका मतलब वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लेकिन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आपको बहुत सारे रिएक्टेंट्स दे रखे हैं और बहुत सारे रिएक्टेंट से हमको एक उत्पाद का अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो मुझे सबसे पहले यहां पर यह निर्धारित करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। वही उत्पाद के अमाउंट को डिसाइड करेगा। जब भी एक अभिक्रिया में दो या ज्यादा अभिकारकों, मतलब रिएक्टेंट्स की सहायता से एक उत्पाद का अमाउंट निकालने को बोला जाए, तो इसका मतलब दी गई अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बहुत सारे रिएक्टेंट, माने दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, सभी का हमको कुछ अमाउंट दे रखा है और उसकी सहायता से किसी एक निश्चित उत्पाद की तरफ एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका अमाउंट बताइए, तो इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो अमाउंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे अच्छा, यहां पर एक पॉइंट ये नोटिसेबल है, ये जो अमाउंट बन रहा है लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से, उत्पाद का न्यूनतम अमाउंट, ये दी गई उस अभिक्रिया के लिए मैक्सिमम अमाउंट होगा। नोट में मैं यहां पे लिखूंगा, जो भी अमाउंट, जो हमने बोला है न्यूनतम, प्रोडक्ट का लिमिटिंग रिएजेंट बनाएगा, वो अमाउंट उस दी गई अभिक्रिया के लिए, दी गई अभिक्रिया के लिए अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है ना बच्चों? तो जैसे देखिए उदाहरण, मान लेता हूं PCl3 Cl2 से अभिक्रिया करके PCl5 बनाता है। दो रिएक्टेंट हैं,
एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसी अभिक्रिया को यहाँ पे लिया है। क्या ये संतुलित अभिक्रिया है? हाँ, तो ये ऑलरेडी एक संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया। तो क्या मैं इसके ऊपर डायरेक्ट मोल मेथड लगा सकता हूं? हाँ, हम इसके ऊपर बहुत आसानी से मोल मेथड लगा पाएंगे। तो देखिए, मोल, 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2 से अभिक्रिया करके 1 मोल PCl5 बना रहा है। अब मैं मान लेता हूं कि एक इंडस्ट्री है जहां पर PCl5 बनता है, मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री है जहां पर PCl5 का निर्माण होता है। उस PCl5 के निर्माण में जो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं वो लगे रहते हैं। अब इंजीनियर के अंडर में बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो एक दिन जो इंजीनियर साहब हैं वो अपने वर्कर्स को बुलाते हैं। क्या? वो वर्कर्स को टास्क देते हैं कि भाई ऐसा करो, दिया गया है, ये देखो 15 मोल तो PCl3 ले लो, 12 मोल Cl2 ले लो और बना के लाओ कि PCl5 कितना बनेगा। ये देखिए, अब जो वर्कर्स होते हैं वो सब सोचते हैं कि इंजीनियर साहब को क्या पता चलेगा, कुछ भी अमाउंट PCl5 का ले जाके रख देंगे कि सर इतना बना है। लेकिन उन वर्कर्स को क्या पता क्या कि भाई वो इंजीनियर ऐसे ही थोड़ी बने हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और फिर एक अच्छा इंजीनियर बनते हैं। सही बोल रहा हूं? तो ऐसे ही जो डॉक्टर बनने वाले विद्यार्थी हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हम डॉक्टर बनते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहां पे हो क्या रहा है, 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2 से अभिक्रिया करके 1 मोल PCl5 बनाता है। तो अगर मैं 15 मोल PCl3 लूँ तो या तो मुझे यहां पे 15 मोल की जरूरत होगी, 15 मोल से अभिक्रिया करके 15 मोल बना लेगा, या फिर उल्टा सोचिए 12 मोल से अभिक्रिया करके 12 मोल बना लेगा। सही है? तो यहां पे क्योंकि Cl2 कम है तो देखिए 12 में से 12 मोल चले गए, ये अभिक्रिया कर गए, किसके साथ? अभिक्रिया कर गए PCl3 के साथ। ये देखिए, तो 15 में से कितने गए? 12 गए। ये कितने बच गए? ये बच गए 3 मोल शेष। और ये 12 इस 12 से अभिक्रिया करके वहां पे कितने बना दिए? 12 मोल। ये देखिए, ये बन गया PCl5 का न्यूनतम अमाउंट है, जो इस अभिक्रिया के लिए अधिकतम है, जो कि दी गई अभिक्रिया के लिए अधिकतम है। यह लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, यह आपको बस क्लियर होना चाहिए। क्या मतलब है, देखिए समझिए जरा इसका। सबसे पहली बात, यहां पे जो Cl2 है, यहां Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक है। क्यों? क्या यह पूरा खत्म हो गया? हां, और जैसे ये पूरा खत्म होगा तुरंत अभिक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि PCl3 Cl2 से अभिक्रिया करके तो PCl5 बना रहा था। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? तो तुरंत अभिक्रिया रुक गई। लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही यहां पर खत्म हुआ, खत्म होते ही अभिक्रिया रुक गई। दूसरा, जो बच गया अभिक्रिया में वो PCl3 है, तो PCl3 3 मोल शेष रह गया। और PCl5 12 मोल बन गया। अब सुनिए आप, अगर मैं Cl2 के 13 मोल लेता, ये 15 ही मोल है, तो वहां 13 बन जाता। अगर 14 मोल लेता, ये 15 ही हैं, तो 14 बन जाता। इसका मतलब पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है PCl5 बनने का वो Cl2 में है। इसलिए हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। वो रिएजेंट जो अमाउंट के, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके अमाउंट को निर्धारित कर रहा है। समझ रहे हैं आप? समझ में आया?
जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि 12 है तो 12 बन रहा है, 13 है तो 13 बन रहा है, 14 है तो 14 बन रहा है। इसका मतलब अभी जो 12 बने हैं वो तो कम है, ये तो और भी बना सकता था, 13 है तो 13 बन जाते, 14 है तो 14 बन जाते। इसलिए हमने यहां पे जो लिखा है न्यूनतम अमाउंट, बिल्कुल सही है, न्यूनतम अमाउंट, और भी बन सकता था, लेकिन बन सकता था, बना तो नहीं, क्योंकि जैसे Cl2 खत्म हुआ अभिक्रिया रुक गई, इसलिए इस अभिक्रिया के लिए तो ये अधिकतम अमाउंट है। ये देखिए, अब समझ में आया क्या? तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो हमेशा पहले कंज्यूम हो जाएगा और वही हमेशा प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करेगा। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते थे मुझसे कि सर अगर ये भी 15 मोल है और ये भी 15 मोल है तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? फिर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, फिर तो दोनों एक साथ खत्म हो गए। लिमिटिंग रिएजेंट कोई एक ही हो सकता है, बहुत सारे रिएक्टेंट में से एक से ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकते, समझ रहे हैं आप? फिर कहने का मतलब नहीं निकलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक जो अभिक्रिया को कंट्रोल करे हुए है ना। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट का इंपॉर्टेंस यही है बच्चों, जो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं सपोज दूसरी अभिक्रिया लेता और वहां पे आपसे पूछता कि बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो अब बहुत आसानी से गैस कर पाएंगे। तो पहले ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे होता। अच्छा, जो मैं आपको यहां पे कहानी बताया था उसको तो पूरा कर लेते हैं। इंजीनियर साहब ने अपने वर्कर्स को क्या बोला था कि PCl5 का अमाउंट पता करके आओ कितना बनेगा। इंजीनियर साहब को यह पहले ही पता था कि अगर मैं 15 मोल PCl3 और 12 मोल Cl2 दूंगा तो यहां पे 12 मोल ही PCl5 बनना चाहिए। अब वर्कर्स ने घोटाला कर दिया। वर्कर्स इंजीनियर साहब के पास पहुंचे और साहब को दिखाया कि साहब ये तो 8 ही मोल बना है। इंजीनियर को कितना पता था? 12 मोल बनेगा। वर्कर कितना लेके आए? 8 मोल। इसका मतलब 4 मोल का घोटाला हो गया। तो इंजीनियर ने वर्कर को देखा, वर्कर ने इंजीनियर को देखा और फिर इंजीनियर साहब मुस्कुराए, 4 मोल बाकी के कहां हैं? तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कितना प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों हमारे सामने है तो देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण यहां पे दे रहा था कि यही अभिक्रिया वापस लिखते हैं PCl3, Cl2 और PCl5, और क्योंकि ये संतुलित अभिक्रिया है मोल लिख लेते हैं। 1 मोल Cl2 से अभिक्रिया करता है, 1 मोल PCl5 बनता है। और यहां अब दिया गया है, मान लेते हैं यहां पर अब दिया गया है कि इसके 13 मोल हैं, इसके 18 मोल हैं, तो PCl5 कितना बनेगा? तो अब तो देखिए आपका आंसर ही आ गया होगा कि सर जब 1 मोल से अभिक्रिया करके 1 मोल बनाता है तो 13 मोल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? 13 मोल। बिल्कुल सही, 13 में से 13 चले गए तो ये तो बच गया 0। 18 में से 13 चले गए तो ये कितना बच गया? 5 मोल। और ये कितना बन जाएगा? 13 मोल। ये देखिए, तो जब भी 2 या ज्यादा रिएक्टेंट्स की हेल्प से सिंगल किसी प्रोडक्ट का अमाउंट मुझे निकालने को एग्जामिनर बोल रहा है, 100% ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं अतः जो PCl3 है, इस बार PCl3 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कोई भी हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। जो Cl2 है ये शेष मोल, कितने मोल शेष रह गए? 5 मोल। और जो PCl5 उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ये कितना बना? 13 मोल। ये देखिए बच्चों, क्लियर हुआ क्या सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो अब मैं यहां पे 1 बाय 1 कुछ और प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट की। कॉन्सेप्ट तो बच्चों यही है, तो देखते हैं वहां पे, ये लिख लीजिए सभी। देखिए स्टूडेंट्स, जो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ ली है, अब 1 बाय 1 उसके ऊपर आधारित किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स में सबसे पहला जो प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया है उसको समझिए जरा सभी। 1 ग्राम मैग्नीशियम को
0.5 ग्राम O2 युक्त पात्र में दहन किया गया। मतलब एक पात्र है, एक वेसल है जिसके अंदर पहले ही 0.5 ग्राम O2 रखी हुई थी और इसके अंदर हमने 1 ग्राम मैग्नीशियम को मिला दिया, तो कौन सा अभिकर्मक शेष बच गया और उसकी कितनी मात्रा शेष बच गई। तो कौन सा अभिकर्मक शेष बच गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि एक रिएक्टेंट जो है, ये एक रिएजेंट जो है वो पहले खत्म हो जाएगा और जो बच गया वो हमको पता करना है। इसके लिए हमको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो अब मुझे यहां पर दे क्या रखा है, मैग्नीशियम का O2 के साथ दहन दे रखा है, मतलब मैग्नीशियम को O2 के साथ अभिक्रिया कराना है। अगर आसानी से अभिक्रिया संतुलित हो रही है और आपसे बन रही है तो फिर मोल विधि लगाइए, अननेसेसरी जो तुल्यांकी विधि है उसके चक्कर में मत पड़िए। तो मैग्नीशियम O2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है। अब सबसे पहले इसको संतुलित करना है। यहां पे मैंने 2 लगा दिया तो यहां पे भी 2 लगा दिया, तो देखिए अभिक्रिया तो बैलेंस हो गई। अब आप क्या लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं। तो 2 मोल मैग्नीशियम के 1 मोल O2 से अभिक्रिया करके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनाते हैं। क्योंकि मुझे ऊपर भार दे रखा है तो बेटर होगा मैं सबसे पहले मोल की सहायता से भार लिख लेता हूं। तो मैग्नीशियम 24 ग्राम होता है, तो 2 × 24 ग्राम, क्योंकि 2 मोल हैं। O2 32 ग्राम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, मतलब 40 ग्राम, 2 मोल हैं तो 80 ग्राम हो गया। अब दिया क्या गया है, मैग्नीशियम मुझे 1 ग्राम दिया गया है, ऑक्सीजन मुझे 0.5 ग्राम दिया गया है। मुझे हालांकि ये पता करने के लिए नहीं बोला गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उत्पाद है उसका कितना अमाउंट बनेगा, कितनी मात्रा बनेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में दोनों चीजों को सॉल्व करेंगे। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट भी पहले पता करेंगे और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कितनी मात्रा बनेगी वो भी हम यहां पे निर्धारित करेंगे। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है उपरोक्त प्रॉब्लम में लिमिटिंग रिएजेंट उपस्थित है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपको यहां पर बोला गया है कि कौन सा अभिकर्मक शेष बच गया। तो ऑब्वियसली जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और दूसरा अभिकर्मक या रिएजेंट बच जाएगा, वो आपको पता करने के लिए बोला है। तो जब भी लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम आपको बनानी है उसमें हमेशा इन 2 स्टेप में चला करिए, जो मेरा आपको सजेशन है। स्टेप नंबर 1, हमेशा पहले पता करिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और स्टेप नंबर 2 में उत्पाद की मात्रा पता करिए। हालांकि हम अभी यहां पे उत्पाद की मात्रा प्रॉब्लम में नहीं पूछी गई है, आपसे तो पूछा गया है कि कौन बच गया, लेकिन फिर भी सॉल्व करके देख लेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने लिखा है लिमिटिंग रिएजेंट पता करो। कैसे पता करेंगे, इसके लिए देखिए आज के बाद ये ट्रिक फॉलो करना। सिंपली तुम ऐसे पता कर सकते हो, जो भी तुमको रिएक्टेंट दे रखे हैं, जैसे यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दे रखा है, अगर तुम भार की टर्म में लिख रहे हो तो तुम ऐसे लिखोगे दिया गया भार बटे संतुलित अभिक्रिया में भार। तो दिया गया भार मैग्नीशियम का 1 ग्राम है तो 1 ग्राम, संतुलित अभिक्रिया में भार 48 ग्राम, तो इससे हमको ये वैल्यू मिल गई 0.020। अच्छा, इसकी जगह ऐसा कर सकते थे तुम, अगर मोल की टर्म्स में सॉल्व कर रहे थे, दिए गए मोल बटे संतुलित अभिक्रिया में मोल, बट अभी हम भार को यूज कर रहे हैं। ऐसे O2 दिया गया भार संतुलित अभिक्रिया में भार, तो O2 का कितना भार दिया गया है 0.50, ये देखिए 0.50, और संतुलित अभिक्रिया में भार कितना है 32 ग्राम है, ये देखिए 32 ग्राम। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो 0.016 आ गया। अब जिस अभिकर्मक के लिए, जिस अभिकारक के लिए वैल्यू न्यूनतम आती है, तो ये मान न्यूनतम है, तो जो भी न्यूनतम वैल्यू देता है वो लिमिटिंग रिएजेंट को बताता है। ये है ट्रिक जो लिमिटिंग रिएजेंट को यहां पर बता रहा है। तो इसका मतलब O2 यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी तुम स्टेप नंबर 1 में लिमिटिंग रिएजेंट पता कर रहे हो तो तुम जितने भी प्रकार के यहां पे रिएक्टेंट दे रखे हैं, अभिकारक दे रखे हैं, सबके लिए तुम ऐसे लिखोगे दिया गया भार या दिए गए मोल बटे संतुलित अभिक्रिया में भार अथवा संतुलित अभिक्रिया में मोल। इससे वैल्यू निकाली, ऐसे सभी अभिकर्मक के लिए, अभिकारक के लिए निकाल ली। जहां पर वैल्यू न्यूनतम आती है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को बताता है। तो मुझे पता चल गया O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, सीमांत अभिकर्मक अभिकारक है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये
पूर्णतया खर्च हो जाएगा। ये देखिए, और जो मैग्नीशियम है इसका मतलब वो शेष बच गया। तो मुझे ये पता चल गया है कि मैग्नीशियम यहां पे शेष बचेगा। अब कितना बच गया, तो देखिए, जब 32 ग्राम O2 लिया जाता है संतुलित अभिक्रिया में, तो इसको पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए मैग्नीशियम के 48 ग्राम की जरूरत पड़ती है। तो यही मैंने यहां लिखा है, 32 ग्राम O2 48 ग्राम मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है। अब हमको O2 दिया कितना गया है, 0.5 ग्राम। तो 0.50 ग्राम O2 कितने मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा, 48/32 इंटू 0.5 मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे 0.75 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.75 ग्राम। मतलब O2 जो 0.5 ग्राम है उसको मैग्नीशियम से अभिक्रिया करने के लिए इतना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास कुल मैग्नीशियम है कितना, 1 ग्राम है। ये देखिए, तो मैग्नीशियम दिया गया है 1 ग्राम, अभिक्रिया इतना कर रहा है O2 से। इसका मतलब जो मैग्नीशियम शेष बच गया अर्थात अनरिएक्टेड, माने जो O2 से अभिक्रिया नहीं किया, वो कितना बच जाएगा, 1 माइनस 0.75। तो आंसर कितना आ गया, 0.25 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो हमने ये पता कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हमने ये पता कर लिया कौन सा रिएजेंट कौन सा रिएक्टेंट शेष बच गया, उसकी कितनी मात्रा शेष बच गई। तो देखिए, आपको ऑप्शंस दे रखे थे, तो ऑप्शन ए ही आंसर दिख रहा है, 0.25 ग्राम मैग्नीशियम शेष बच गया। ठीक है, क्लियर है क्या सभी बच्चों को। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए। अब जो स्टेप नंबर 2 है, उत्पाद की मात्रा पता करो। तो बिल्कुल मैं यहां पे जो, क्योंकि हमने O2 को लिमिटिंग रिएजेंट बोला है, तो O2 की सहायता से मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का अमाउंट पता करूंगा। तो कैसे पता करूंगा, जब 32 ग्राम O2 है तो 80 ग्राम MgO बनता है। तो जब 0.5 ग्राम O2 होगा तो कितना MgO बनेगा, आंसर आ गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट इस प्रकार से हमको सबसे पहले निर्धारित करना है, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से हम MgO अर्थात उत्पाद की मात्रा निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या पूरा प्रॉब्लम। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका स्टेप नंबर 2 मैं यहां पे लिखूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं यहां पे स्टेप नंबर 2 में लिख दिया हूं उत्पाद अर्थात MgO की मात्रा पता करना। तो कैसे पता करोगे, 32 ग्राम, जैसा भी आपको मैंने बताया, 32 ग्राम जो O2 है संतुलित अभिक्रिया में, वो 80 ग्राम MgO बनाता है। तो 32 ग्राम O2 से 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तब 0.50 ग्राम O2 से कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 0.50, तो 1.25 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये हमारा आंसर है बच्चों, ये आंसर है। तो हमने यहां पे 3 चीजें पता कर ली। क्या, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, O2 है, कौन सा रिएजेंट या रिएक्टेंट शेष बच गया, मैग्नीशियम, उसकी कितनी मात्रा शेष बच गई वो हमने देखा, 0.25 ग्राम मैग्नीशियम शेष बच गया, और MgO मतलब उत्पाद कितना बनेगा, 1.25 ग्राम बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या सभी बच्चों को। चलिए ये लिख लीजिए सभी, अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसको समझिए जरा सभी। अभिक्रिया आपको दे रखी है, कार्बन O2 के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसके अंदर 24 ग्राम तो कार्बन लिया गया है और 96 ग्राम O2 से अभिक्रिया कराई गई है। तो फिर बोल रहा है कि कौन सा अभिकर्मक शेष बच जाएगा तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी मात्रा अधिकतम बनेगी। तो मुझे यहां पर यह समझ में आ रहा है, मुझे उत्पाद की मात्रा भी यहां पर चेक करनी है, और क्योंकि बोल रहा है कि कौन सा अभिकर्मक शेष बच जाएगा, तो ये हम सबसे पहले पता करके कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जो अभिक्रिया दे रखी है मैंने इसको लिख लिया, कार्बन O2 के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रखा है। अब देखिए 2 यहां पे ऑलरेडी लिखा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहां 2 लगा देता हूं तो बैलेंस हो गई अभिक्रिया, यह संतुलित अभिक्रिया है। अब सीधे मोल लिख सकता हूं, 2 मोल कार्बन के 1 मोल O2 से अभिक्रिया करके 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। भार 2 मोल के लिए 1 मोल होता तो 12 ग्राम, तो 24 ग्राम हो जाएगा। O2 32 ग्राम और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 56 ग्राम। अब जो दिया गया है
24 ग्राम तो कार्बन दिया गया है और 96 ग्राम O2 दिया गया है। मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पता करनी है कितनी बनेगी। तो सबसे पहले मुझे पता करना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है दो रिएक्टेंट की सहायता से हमको सिंगल प्रोडक्ट का अमाउंट पता करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है यहां पे। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना, कार्बन और ऑक्सीजन ये दो रिएजेंट या रिएक्टेंट हैं। तो देखिए कार्बन जो दिया गया भार है वो भी 24 ग्राम है और जो संतुलित अभिक्रिया में भार है वो भी 24 ग्राम है। तो 24/24 1 आ गया। जबकि जो O2 है दिया गया भार 96 है और संतुलित अभिक्रिया में भार 32 है, तो 96/32 तो 3 आ गया। कौन सी वैल्यू न्यूनतम है? ये वाली वैल्यू। ये बता रहा है कि कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 शेष बच जाएगी। तो अब कैसे पता करेंगे? देखिए जो कार्बन है कितनी O2 शेष बच जाएगी। कार्बन 24 ग्राम जब है तो वो 32 ग्राम से अभिक्रिया करता है और दिया भी 24 ग्राम ही गया है। इसका मतलब सिर्फ 24 ग्राम जो कार्बन है वो 32 ग्राम से अभिक्रिया कर पा रहा है, जबकि 96 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 96 - 32 मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच जाएगी, अनरिएक्टेड बच जाएगी। तो ये हालांकि मुझे सिर्फ पता करने के लिए बोला गया था कि शेष कौन बचेगा, तो O2 शेष बच रहा है। तो या तो बी आंसर सही है या सी आंसर सही है। अब अपन CO की मात्रा पता करने की कोशिश करते हैं। उत्पाद अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पता करना। तो देखिए हमने ये डिसाइड कर लिया है कि कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यही अब उत्पाद की मात्रा डिसाइड करेगा। तो 24 ग्राम से कितना बनता है? ये 56 ग्राम और दिया भी 24 ही ग्राम है, मतलब 56 ग्राम ही बनेगा। तो देखिए 24 ग्राम कार्बन से 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और यहाँ 24 ग्राम ही कार्बन दिया गया है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अधिकतम मात्रा बनेगी इस अभिक्रिया में वो 56 ग्राम होगी। तो अब आपका आंसर बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, सी आंसर सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है ये हमारे साथ चलने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम इसकी और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहेंगे। आपको अभी तक मैंने जो मोल विधि और तुल्यांकी विधि है उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स करके बता दी। लिमिटिंग रिएजेंट भी हमने इस एपिसोड में आज समझ लिया है। अब हमारे पास इस सीरीज में सांद्रता टर्म्स रह गई हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आपके बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ये सारी टर्म्स काम आती रहती हैं, मोलरता, नॉर्मलता या मिलीमोल, ये सब बहुत काम आते हैं बच्चों, है ना, और फ्रीक्वेंटली इनके ऊपर प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो अब जो सीरीज में अगला भाग शेष रह गया है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या सांद्रता पद, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आऊंगा और तब तक ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट करेंगे और एक एक प्रॉब्लम को वापस खुद बनाकर देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये करिए कंप्लीट। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।